भाई इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं ना, वो कवर करने वाले हैं टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट। चैप्टर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ ही रहे थे। फेयल्स के सारे प्रिंसिपल्स मैंने आपसे लाइव स्ट्रीम में डिस्कस कर लिए थे। अब मैं इस रिकॉर्डिंग के अंदर टेलर के द्वारा प्रोवाइड किए गए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो, फेयल की वीडियो में ज़रा लग गया टाइम, क्योंकि वहाँ 13 प्रिंसिपल्स थे, लेकिन टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ 4 हैं, तो यहाँ पर इतना टाइम नहीं लगने वाला। चलिए, पहले तो हम ज़रा टेलर का पूरा नाम देख लेते हैं। इसको हम टेलर को कहते हैं FW टेलर, जो है हमारा फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। ठीक है जी, ये इनका पूरा नाम है। पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, FW टेलर से भी काम चल जाएगा। दूसरी चीज़, सर फेयल के प्रिंसिपल्स को तो जस्ट फेयल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कह दिया, लेकिन टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जा रहा है। तो यानी टेलर के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ऐसी क्या खास बात है जो इनके प्रिंसिपल्स को साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहा जा रहा है? देखो, वो तो अब हम ही देख लेंगे। आपको नजर आएगा कि टेलर का जो फोकस है ना, वो साइंस को लेकर ज़्यादा है। यानी टेलर देखो अपने आप में जो है ना बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली सोचा करते थे। वो कहते थे कि चीज़ों को जितना ज़्यादा साइंटिफिकली समझा जाए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस जो है वो हमको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती है ना। देखो, एक चीज़ ना इंसान अपनी इंट्यूशन पर जज करता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूँ कि बहुत सा आदमी है, वो कहता है कि यार ये जो बैटर है ना, ये जो बैटिंग कर रहा है, भले से इसके स्टैट्स अच्छे ना हो, भले से इसके रिकॉर्ड्स अच्छे ना हो। सूर्य कुमार यादव 3 मैचों में 0 पर आउट हो गया, डक पर आउट हो गया, पहली बॉल पर आउट हो गया ओडीआईज में, लेकिन मैं जानता हूं कि उसके अंदर पोटेंशियल बहुत है। वो आदमी बहुत बढ़िया खेलने वाला आदमी है। तो यहाँ पर ना आप उसके स्टैट्स के बेसिस पर उसे जज नहीं कर रहे, आप इंट्यूशन के बेसिस पर जज कर रहे हैं, अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसके बेसिस पर जज कर रहे हैं। लेकिन टेलर का सोचना बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। टेलर कहता था भाई देखो, मैं तो फैक्ट्स पर भरोसा करता हूं, मैं साइंटिफिक तरीके से काम करता हूं। इंट्यूशन कुछ भी कह रही हो, जो डेटा कह रहा है, जो इंफॉर्मेशन कह रही है, जो फैक्ट्स कह रहे हैं, उनके ऊपर काम करो। समझ में आई बात या नहीं आती? तो यही सारी बात है। कभी कभी साइंटिफिक होना बढ़िया भी होता है और कभी कभी साइंटिफिक ना होना भी बढ़िया होता है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर किसी को जज नहीं करने वाले कि आपको साइंटिफिक होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कहते क्या हैं। टेलर का सबसे पहला प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखो यहाँ पर ना पॉज है, ये जो कॉमा डला हुआ है ना, यहाँ पर ये जो कॉमा डला हुआ है, ये कॉमा जो है ये पॉज दे रहा है हमें। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी टेलर का कहना है कि यार साइंटिफिक हो जाओ, रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग काम मत करो। अब आप कहेंगे रूल ऑफ थंब क्या चीज़ है? देखो, जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है उन्हें रूल ऑफ थंब समझ में आता है, लेकिन जिनको रूल ऑफ थंब समझ में नहीं आता ना, मैं उनको सीधा सीधा से समझा देता हूँ कि रूल ऑफ थंब कुछ नहीं, एक ट्रायल एंड एरर अप्रोच है। ट्रायल एंड एरर अप्रोच जो हम अपनी लाइफ में बहुत बार अपनाते हैं। सर ट्रायल एंड एरर अप्रोच भी नहीं पता हमें तो? अरे मैं समझाता हूँ ना। देखो, ट्रायल एंड एरर अप्रोच में क्या होता है कि हम कहते हैं यार कोई भी काम ना हमें पहले से नहीं पता कि वो कैसा होना है और कैसे नहीं होना है। हमें चीज़ों को करते रहना चाहिए, गलतियां करते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। आप काम करना स्टार्ट तो कीजिए, गलती होगी कोई बात नहीं, आपको पता लगेगा गलत है, फिर दोबारा कीजिए, फिर दोबारा गलत होगा, फिर दोबारा कीजिए। एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा ज़रूर जब आपसे गलती होनी बंद हो जाएगी और आप चीज़ों को ढंग से करने लग जाएंगे। इस अप्रोच को कहा जाता है ट्रायल एंड एरर अप्रोच, और इसी को साइंस में रूल ऑफ थंब भी कहते हैं। अब टेलर का कहना है कि भाई देखो, ट्रायल एंड एरर अप्रोच के लिए ना ही हमारे पास वक्त है, ना ही हमारे पास रिसोर्सेज है। आपको साइंटिफिक तरीके से काम करना पड़ेगा। टेलर के कहने का मकसद ये था कि टेलर बिलीव करते थे कि किसी भी काम को करने के लिए देर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। किसी भी काम को करने के लिए एक ही बेस्ट मेथड अवेलेबल होना चाहिए, बस ये लाइन याद रखिएगा। टेलर का मानना था
काम को करने के कई अलग अलग मेथड होंगे यार, डिप्रिसिएशन लगाने के कई अलग अलग मेथड होंगे, लेकिन किसी भी मेथड को, हर एक मेथड को अप्लाई नहीं करना, हमें ट्रायल एंड एरर अप्रोच अप्लाई नहीं करना कि चलो ये भी करके देख लो वो भी करके देख लो। हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है, उस बेस्ट मेथड से ही आप अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर वो बेस्ट मेथड टेलर के अकॉर्डिंग कैसे पता लगाया जाए? तो टेलर कहता है भाई देखो, मेथड पता लगाने के लिए ना आपको स्टडी करनी पड़ेगी, एनालिसिस करनी पड़ेगी। एक बार सारा वक्त लगा दो, एक बार स्टडी करो, एक बार पूरी तरीके से एनालिसिस करो। जब आपको पता लग जाए हाँ जी बेस्ट मेथड कौन सा है, अगली बार दूसरा कोई मेथड नहीं अपनाएंगे, उसी बेस्ट मेथड के अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्योंकि हमारा काम ह्यूमन एनर्जी और उसका टाइम बचाने का है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी आती है। समझ में आई बात? नहीं, हमें सेव करना है ह्यूमन एनर्जी और टाइम को, जिसकी वजह से एफिशिएंसी आती है। यानी ये जो मेथड है, जो भी आप साइंटिफिक मेथड स्टडी और एनालिसिस से सेलेक्ट करेंगे, वो मेथड सो डेवलप, द मेथड सो डेवलप, यानी जो मेथड डेवलप होने वाला है, शुड सब्सटीट्यूट द रूल ऑफ थंब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो 4 सिंपल बातें मैंने आपको बताई। सबसे पहला, टेलर का मानना है कि मैक्सिमाइज करनी है अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी, तो उसके लिए सिर्फ एक बेस्ट मेथड हो सकता है। बेस्ट मेथड कैसे लाएं सर? स्टडी और एनालिसिस से। सर वो जो मेथड डेवलप होगा वो क्या करेगा? वो सब्सटीट्यूट करेगा रूल ऑफ थंब को। देखो शुरुआत के 2 पॉइंट में साइंस की बात करी कि ओनली वन बेस्ट मेथड होना चाहिए, और वो मेथड जो है स्टडी और एनालिसिस से आएगा। फिर तीसरे पॉइंट में आपको क्या बताया? जो मेथड तुम डेवलप करोगे वो रूल ऑफ थंब को एलिमिनेट कर देगा। और इससे होगा क्या? इससे ह्यूमन एनर्जी सेव होगी, टाइम सेव होगा, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। अगले प्रिंसिपल पर जाते हैं, टेलर का दूसरा प्रिंसिपल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। जैसे वो था ना, हार्मनी के बाद पॉज है, नॉट डिस्कॉर्ड। देखो हार्मनी का मतलब होता है आपसदारी में मिलकर काम करना। समझ आई बात? नहीं, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचना, एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाकर रखना, इसी को हार्मनी कहते हैं। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के दिल में किना रखना, एक दूसरे के दिल में कपट रखना, बुराई रखना। समझ में आई बात या नहीं? यानी दूसरे के बारे में गलत सोचना, ठीक है, दूसरे के बारे में हमेशा इंटेंशन गलत रखना, लड़ाई झगड़ा, ये है डिस्कॉर्ड। तो आपका जो टेलर भाई साहब हैं वो कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मनी का माहौल होना चाहिए, ना कि डिस्कॉर्ड का। टेलर ने ना एक बात पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। टेलर ने एक बात पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है, दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। यानी देखो, 2 ही लोग हैं जिनके बीच आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मैनेजमेंट काम करवाने वाले, वर्कर्स काम करने वाले। दोनों के बीच में किसी भी तरीके का डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। सर हार्मनी कैसे पैदा होगी? असल में बताऊं क्या है, आप अपने माँ बाप को लेकर अपने दिल में हार्मनी बताऊं क्यों रखते हैं? क्योंकि आपको उनकी इंपॉर्टेंस मालूम है, ऐसे ही आपके माँ बाप को आपकी इंपॉर्टेंस मालूम है, इसलिए दोनों के दिलों में ना हार्मनी है। समझ आई बात या नहीं आती? तो अब यही बात यहां पर कही जा रहा है कि मैनेजमेंट और टेलर को ना एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे वो वर्कर हो, इधर मैनेजमेंट और वर्कर। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए ना, इस टारगेट को अचीव करने के लिए टेलर ने कहा भाई आपको एक पूरी तरीके से ना कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा। देखो इस पॉइंट को ना ध्यान में रखो, मेंटल रेवोल्यूशन। अगर आप वो मेंटल, अपने दिमाग को, अपनी सोच को बिल्कुल बदलना पड़ेगा। ये जो घिसी पिटी सोच है ना, दूसरे के बारे में गलत सोचना और अपने आप को हमेशा अच्छा समझना, इस सोच को बदलना पड़ेगा, कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा बेटा। जापान के अंदर जब कोई भी कंपनी के वर्कर्स कंपनी से लड़ाई और नाराज होते हैं ना, तो वो अपनी नाराजगी ना काम को छोड़कर नहीं जताते, काम और ज्यादा करके जताते हैं। ये तरीका है, समझ आई बात नहीं, दूसरों के दिल में अपनी अहमियत बढ़ाने का। ठीक है, तो टेलर ने इसी बात पर एम्फेसाइज किया कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए टेलर ने कहा कि आपको एक कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा। यानी इसका ऑब्जेक्टिव था वर्कर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द वर्कर्स। समझ आती है बात या नहीं आती? तो ये 4 पॉइंट मैंने इसके अंदर समझाए। अब आते हैं तीसरे प्रिंसिपल पर, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म।
फिर वही कॉपरेशन पर पॉज, फिर उसके बाद हम बोलेंगे नॉट इंडिविजुअलिज्म। मैं आपको एक बात बताऊं, इसका ना एक पॉइंट तो ऐसे ही कवर हो जाएगा, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यानी जो अभी आप हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में पढ़कर आ रहे हो ना, ये उसी का एक एक्सटेंशन है। यानी इस प्रिंसिपल में उसके आगे की बात होती है। यानी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी का मतलब है दिल में बुराइयां नहीं रखनी, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना है और आपस में गैर इत्तेफाक नहीं रखना। लेकिन सिर्फ एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझ लेने से, दिलों में रख लेने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। जब आप काम करना शुरू करें तो उस वक्त भी उस हार्मनी को दिखाना है ना। दिलों में बुराई नहीं है जी, लेकिन काम एक दूसरे के तरीके से नहीं कर रहा है, तो ऐसे दिलों में अच्छाई रखने से कोई फायदा नहीं है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड दिलों को साफ करने को कह रहा है, आपको एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझने को कह रहा है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में काम होना स्टार्ट हो, उस वक्त भी वो हार्मनी नजर आनी चाहिए। कॉपरेटिव तरीके से काम करना पड़ेगा, इंडिविजुअलिज्म के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। समझ आई बात नहीं? यानी देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। यानी अपने अपने बारे में नहीं सोचना, मिलकर काम करना है। अब सर ये चीज पॉसिबल कैसे होगी? देखो, दोनों को ना अपना अपना रोल निभाना पड़ेगा। पहले मैनेजमेंट की तरफ से समझते हैं। मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉइज। देखो, आपके एम्प्लॉइज आपको कुछ एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे रहे हैं, है ना। एक होता एरा गैरा सजेशन के ऐसा कर लो वैसा कर लो, जो किसी काम का नहीं है, जिसके कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय ने सच में एक बढ़िया सजेशन दिया है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिया है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट सबको फायदा हो सकता है, तो मैनेजमेंट को ना ईगो नहीं दिखाना चाहिए। मैनेजमेंट को अपने कान बंद नहीं करने चाहिए। जब एम्प्लॉय आपको कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे रहा है, आप उसकी बात को सुनोगे, उसे अच्छा लगेगा कि यार देखो मेरी बात सुनी जा रही है। और अगर सच में कुछ अच्छा सजेशन है तो उसे अप्लाई करो, उसे और ज्यादा अच्छा लगेगा कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे और मेरे डिसीजन को अपना समझती। चलो, ये तो हो गई मैनेजमेंट की तरफ से कॉपरेशन दिखाने वाली बात। अब वर्कर्स को भी क्या करना पड़ेगा? एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब होता है चीजों को खत्म करना, उससे पीछा रखना। यानी वर्कर्स को ना रेजिस्टेंस दिखानी पड़ेगी। किस चीज से रेजिस्टेंस? गोइंग ऑन स्ट्राइक्स, है ना। वर्कर्स कभी भी स्ट्राइक्स पर चले जाते हैं, मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड करने लग जाते हैं। इन सारी चीज़ों से रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा वर्कर्स को, क्योंकि जब वर्कर्स इन सभी सारी चीज़ों से रेजिस्टेंस दिखाएंगे ना, तभी मैनेजमेंट को लगेगा यार हमारे वर्कर हमारे लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, तो हम भी उनके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। समझ आई बात? ये देखो, पहले और दूसरे पॉइंट में तो कुछ था ही नहीं मेरे बच्चे। हमने बस क्या बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में और वर्कर्स में कॉपरेशन होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट में बताया ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। और शुरुआत के जो 2 पॉइंट है ना, हमने ये बताया कि यहाँ कॉपरेशन किस तरह से हो सकता है। मैनेजमेंट को अपने कान नहीं बंद करने चाहिए जब एम्प्लॉय कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे रहा हो, और एट द सेम टाइम वर्कर को स्ट्राइक्स पर जाने से, अननेसेसरी अनरीजनेबल डिमांड करने से रेजिस्ट करना चाहिए। समझ आई बात या नहीं आती? लास्ट प्रिंसिपल पर आते हैं बेटा, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज या फिर हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। यार इतनी बड़ी हेडिंग को समझने के लिए ना आपको पहले इसका कंटेंट समझना पड़ेगा। जब आप इसके कंटेंट को समझेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये टेलर भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, टेलर ने अब तक बात करी कि आपको फालतू का वक्त बर्बाद नहीं करना, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अगले 2 प्रिंसिपल्स में टेलर का कहना था आपको मिलकर काम करना है। समझ में आई बात या नहीं आती? एक तो आपस में दिलों में बुराइयां नहीं रखनी, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। आपस में मिलकर काम करना है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब ये जो चौथा प्रिंसिपल है ना टेलर का, ये कहता है कि यार देखो, एक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने इंप्लॉय को डेवलप करे। यानी आपको अपने इंप्लॉय को डेवलप करना पड़ेगा, अपने इंप्लॉय का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सर ये कैसे होगा? ये कहते हैं, देखो इधर देखिए, सबसे पहले तो बता देता हूँ, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टेलर ने दी है ऑल्सो स्टूड, मतलब ये साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर के डेवलपमेंट के लिए स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं कि हमें वर्कर का डेवलपमेंट करवाना है। तो हमने पूछा टेलर भाई से, बताओ वर्कर का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो टेलर का कहना है, देखो यार, ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड। आप ना किसी को जैसे हमने देखा है इंटरव्यू में अक्सर लोगों के बात करने के स्टाइल से, उनके बोलने के स्टाइल से भांप लेते हैं।
टेलर कहता है देखो यार बंदे को ना साइंटिफिकली सेलेक्ट करो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। जब भी तो आप लोगों से कहा जाता है कि अपनी क्वालिफिकेशन को जितना ज़रूरी हो उतना ज़्यादा इंप्रूव करो, क्योंकि चीज़ें कभी कभी साइंटिफिकली भी देखी जाती हैं। आपके डेटा, आपके रिजल्ट्स, आपके मार्क्स ये इस बात को प्रूव करते हैं कि हाँ जी आप कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। तो यही बात कहता है कि यार आपको ना किसी भी बंदे को बस ऐसे ही किसी को भी पिक नहीं कर लेना चाहिए, उसे साइंटिफिकली सेलेक्ट करना चाहिए। चलो आपने साइंटिफिक सेलेक्ट कर लिया, अब उसको जो भी आप काम देने वाले हैं ना वो उसकी फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग सूट करना चाहिए। यानी आपने उसे बहुत भारी काम दे दिया, वो इतना बिल्कुल पतला दुबला आदमी और आप उससे इतना भारी काम करवा रहे हैं, उसकी फिजिकल हेल्थ को देखकर ध्यान दें, मेंटल हेल्थ को, यानी एक आदमी बहुत ज़्यादा बर्डन प्रेशर ले सकता है नहीं ले सकता उस बेसिस पर उसे काम दें। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, जो आदमी जितना ज़्यादा दिमागदार है उससे उतना ज़्यादा पेचीदा काम करवाइए, और जो आदमी दिमाग का थोड़ा कमज़ोर है उससे उतना आसान काम कराइए, उससे कम कॉम्प्लेक्स काम कराइए। यानी आपको अगर अपने एम्प्लॉय को डेवलप करना है ना तो आपको अपने एम्प्लॉय को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उसको किस तरीके का काम सूट कर रहा है। समझ आई बात या नहीं आती? और अगर आप उसकी एफिशिएंसी को और भी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयज़ को रिक्वायर्ड ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। होप सो आपको ये चारों प्रिंसिपल समझ आए होंगे। मैं ज़रा चौथे प्रिंसिपल की हेडिंग आपको पढ़कर सुना दूं कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, हर पर्सन का डेवलपमेंट करना है टू हिज, अब वो लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। यानी प्रोस्पेरिटी कहते हैं उसके पोटेंशियल को, यानी उसको उसके ग्रेटेस्ट पोटेंशियल तक लेकर जाइए। वो बंदा जहाँ तक अपने आप को पहुँचा सकता है वहाँ तक उसको पहुँचाने की कोशिश कीजिए। और यही चीज़ मैं करने की कोशिश करता हूँ बेटा। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के जितने पोटेंशियल्स हैं ना आप उस पोटेंशियल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसको प्लीज़ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और ज़रूर कमेंट करके बताएंगे आपको समझ आया है नहीं। थैंक यू सो मच। अभी आगे मैं एक और रिकॉर्डिंग डालूंगा जिसके अंदर मैं टेक्निक्स डिस्कस करने वाला हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट।